हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आज मैं आपका करंट अफेयर का सेशन नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आप लोग के लिए पॉलिटी का जो वन लाइनर सर चला रहे थे उसका आई थिंक 6 वीडियो आया था। उसके बाद मैं आज कंटिन्यू करूँ। कल हम लोग लेके आएंगे करंट अफेयर का सेशन, ठीक है। तो आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट आपको सर ने कराया था, आप लोग लास्ट देखिएगा अपना वीडियो में जाके एक बार। मैं आगे से जहाँ से सर ने छोड़ा था मैं वहाँ से करा रही हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये वन लाइनर रहेंगे, ठीक है। जीएस के वन लाइनर है, ये सिर्फ पॉलिटी का वन लाइनर है। ऑलमोस्ट इसमें 1 लाख क्वेश्चन रहेंगे। ये जैसे जितने भी एग्ज़ाम हुए ना अभी तक, जितने भी स्टेट पीसीएस के टाट या आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए अभी तक ऑल ओवर इंडिया, उन सब के जो वन लाइनर है, ठीक है, ये वन लाइनर फॉर्म में डालेंगे। इससे क्या होगा, रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक तो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है जो कि घटना चक्र के नाम से फेमस है, और ये वन लाइनर है। तो वन लाइनर में क्या होता है ना, रिवीजन इजी हो जाती है। तो जो बच्चे घटना चक्र बना रहे हैं वो बनाने के बाद इसको देखेंगे तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगी बस, ठीक है। और एक जगह सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगी। और ये छोटे छोटे वन लाइनर में इसमें क्या है, सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। अगर इसको आप पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे तो, ठीक है। खाली वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, आप लोग को साथ के साथ नोट्स भी बनाने होंगे और रिविज़न भी करनी होगी, तभी पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन इस पर से आपका छूटेगा नहीं, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, ठीक है। तो आज से हम शुरू करते हैं अपना। सर किसी वजह से अभी नहीं है यहाँ पे, तो उनकी जो वीडियो है ये मैं कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। तो आज ये करते हैं, कल हम लोग करेंगे करंट अफेयर का। चलिए, और जो करंट अफेयर दृष्टि आय वाला चल रहा है वो ऐसा नहीं कि यूपीपीसीएस में ही काम देगा, वो आपको जो बीपीएससी होगा आपका 30 सितंबर को, उसमें भी काम देगा। क्योंकि बीपीएससी का ट्रेंड है ना, हमेशा पिछले साल के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं उसमें, 1.5 साल के तो ऑलमोस्ट पूछता ही है, तो वो भी आपको काम देगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यूपीपीसीएससी वाले देखें, बीपीएससी वाले भी देखेंगे उसको। चलिए देखते हैं हम लोग किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता, मैं इसको अनटचेबिलिटी बोलूँगी, हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। हिंदी वाले देख लेंगे इसको, मैं एक बार बता देती हूँ, अनटचेबिलिटीज बोलूँगी इसको, ठीक है। दंडनीय अपराध घोषित किया, यानी अगर हम छुआछूत करते हैं किसी को, मतलब छुआछूत करते हैं ना इस कास्ट का, उसको बहुत सारे हैं, अपने वीडियोस भी देखी होगी, मूवीज़ देखी होगी उस पर। तो अगर वो छुआछूत किया जाता है अब किसी के द्वारा, तो वो क्या है, क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है, दंडनीय अपराध है। किसके तहत है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ये बता रहा है आपको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, तो 4 है, ठीक है। 4 फंडामेंटल ये फ्रीडम के राइट्स है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है, तो फ्रांस क्रांति की है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, किस डेट में हुई थी फ्रांस की क्रांति, ठीक है। फ्रांस की क्रांति की डेट बताइएगा। आगे देखते हम लोग, चलिए मैं बता देती हूँ, 1789 से लेके 1799, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे कहीं पे, ठीक है, जिनको नहीं पता है। 1789 से लेके 99, ऑलमोस्ट 10 साल चली थी ये। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्या था, एवी डाइसली ने, ये छुप गया है, एवी डाइसली ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विधि का समान संरक्षण। देखिए, एक होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होता है, 2 कंसेप्ट होते हैं इसके, इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होती है। ये हिंदी में बताती हूँ, विधि का समान संरक्षण और विधि सम्मत शासन के सिद्धांत, दोनों में डिफरेंस होता है। ओ सॉरी, आई थिंक मैं कंफ्यूज हो रही हूँ 2 चीज़ों में, छोड़िए उसको भूल जाइए, इसको ध्यान रखिए। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ किसके कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका यानी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। वो जो मैं बता रही हूँ ना, वो मैं आपको, मुझे याद आएगा तो मैं उसको बता दूँगी वीडियो में आगे। हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई मैं, इसीलिए। आगे देखेंगे लोग, विधि के समक्ष समता की बात कर रहे हैं। ये विधि के समक्ष समता की अवधारणा का प्रयोग डाइसी ने किया है, यही डाइसी जिनके बारे में की जा रही है। विधि के, हाँ देखिए, जो मतलब यही तो है, चलिए हिंदी इंग्लिश में इतनी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। देखिए, ये दोनों कंसेप्ट है, हिंदी वाले इसको एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखती हूँ मैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इन दोनों को कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए आगे देखेंगे, किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि को के समक्ष समता का एक ही
उपसिद्धांत कहा है, यानी दोनों को क्या कहा है, दोनों ही एक दूसरे के ही मतलब समान है, ठीक है, एक दूसरे का ही सब पार्ट है। तो किसने कहा था, न्यायमूर्ति जस्टिस पतंजलि शास्त्री ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है, तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। देखिए आप लोग ना केस याद रखेंगे तो केस के साथ साथ ईयर भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ईयर भी ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम में क्या होता है ईयर भी पूछा जाता है। और बीपीएससी की हम तैयारी करें तो बीपीएससी में तो डेट भी पूछा जाता है, ईयर तो आगे की बात होगी, डेट भी पूछता है, ठीक है, तो पूरी तरीके से याद रखना है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और, एक मिनट दिख नहीं रहा है इसमें, स्वचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, किसमें कहा था, तो ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 का जो केस था, ठीक है। किस वाद में माना गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है, तो चिरंजीव लाल बनाम भारत संघ केस। ये नए नए आप लोग को सुनने को मिल रहे होंगे, ये ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो पूछे नहीं जाते हैं हो सकता है इस बार पूछ दे, इसीलिए इन सबको क्या करेंगे, लिस्ट बना के लिख लेंगे एक जगह। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता, आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता पिछड़े वर्ग का, ठीक है, ये एक नई चीज़ें ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, आर्थिक यानी ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, तो कौन सा था, तो 103 संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और ये कब पारित हुआ, तो 2019 में हुआ था। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बात हो, जो 10% आरक्षण दिया जाता है जनरल, जो किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए, खास करके जनरल वालों के लिए स्पेशली है ये। चलिए आगे देखेंगे, अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान, प्रोन्नति यानी जॉब की बात हो रही है ये, ठीक है, प्रमोशन की बात हो रही है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आर्टिकल 16 का सब पार्ट है 4 का, ये पूरा याद रखेंगे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) का को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसको किससे जोड़ा गया, तो 81 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अग्रण्य यानी कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया था, किसमें किया था, तो देवासन बनाम भारत संघवाद। इसका ईयर देखेंगे कब किया गया था और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्याधीश कौन थे, तो श्री HM कानिया थे, ठीक है। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है, तो ओबीसी या पिछड़े वर्ग की जो संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है कैटेगरी की। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है, तो अनुच्छेद 18A के तहत। हम लोग क्या है ना, जैसे किसी को पद्म भारत रत्न मिलता है, पद्म विभूषण मिलता है, तो वो टाइटल हम नहीं लगा सकते नाम के आगे, ठीक है। आपको याद होगा साउथ के एक हर पिक्चर में आपको देखेंगे छोटे ब्रह्मानंद, आई थिंक उनका नाम है, उन्होंने लगा लिया था टाइटल, उनको कुछ मिला था तो उन्होंने लगा दिया, तो उनके ऊपर जो है वो केस हुआ था, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया गया था। तो हम लोग वो नहीं लगा सकते, सिर्फ सेना लगा सकती है अपने नाम के आगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड जैसे PhD हो गई तो डॉक्टर लगा लिया, वो टाइटल्स हम लगा सकते हैं, बाकी और कोई टाइटल्स लगाना हमें अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18(1) के तहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, वाक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। दोष अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अगर आपका अपराध सिद्ध होता है उससे रिलेटेड आपको क्या जाए संरक्षण दिया जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड लिबर्टी है ये। शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। और 22 जो है वो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के और निरोध से संरक्षण, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसमें क्या है कि आप वकील कर सकते हैं, अगर आपको बंदी बना लिया जाता है या कोई केस कर दिया जाता है तो वकील आप जो है रिक्रूट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आप वकील तो अपनी पसंद का रख ही सकते हैं अपने केस लड़ने के लिए। साथ ही साथ इसमें ये क्या है कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना भी आर्टिकल 22 के तहत ही आता है। और ये बताना भी ज़रूरी है कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया है, ये भी आर्टिकल 22 के तहत ही आते हैं। तीनों जो है आर्टिकल 22 के तहत आते हैं। और लगातार बिना मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किए 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं दी जा सकती है, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं को प्रावधान दिया गया था? 7 थी। शुरू में 19 में 7 थी, अभी शायद कम कर दी गई है, देखेंगे आगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजाति के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? तो संचरण तथा निवास की स्वतंत्रता पर क्या कर सकता है? राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? तो 6 है, पहले 7 थी, अभी 6 है। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? 19(1). और प्रेस जो है वो इसी में आता है। ठीक है, देखिए आगे दिया हुआ है, प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(a) के तहत आती है। देखिए फंडामेंटल राइट्स सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे बाय हार्ट होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराने का नागरिक मौलिक अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है। ठीक है, अगर आप झंडा फहराते हैं 15 अगस्त में, 26 जनवरी में, या हमेशा फहरा के रखते हैं, तो ये आपका क्या है? राइट है। और लेकिन हाँ, साथ ही साथ आपकी उसको बेइज्जती नहीं करनी, अगर वो गिर जाता है तो उसको उठा के रखना है। ये सारी चीज़ें भी एक हमारा दायित्व होता है कि अगर हम रोड में देखें कि गिरा हुआ, जैसे 15 अगस्त के बाद 26 जनवरी, बहुत सारे लोगों का जो देश प्रेम है वो रोडों पे नज़र आता है, तो कोई ध्यान नहीं देता है। तो अगर जैसे आप लोग को दिखे तो उसको हटा दिया करें। एक स्टूडेंट होने के नाते नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे देश के कोई और भी अपमान नहीं कर सकता उसका, हम तो कर ही नहीं सकते, कोई और भी नहीं कर सकता, उसके लिए भी सजा है। हम आगे पढ़ेंगे, अगर आप अपमान करता है कोई बाहर का आदमी भी, यानी जो सिटीज़न नहीं है, तो उसको भी सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, चलिए मुद्दे से भटक जाते हैं हम लोग। कहाँ पर पहुँचे थे हम लोग? संविधान का, हाँ, झंडा फहराना किस में आता है? तो ये भी 19(1) के में ही आता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है किसकी? प्रेस की। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन यानी राइट टू असेंबली, राइट टू पीसफुल असेंबली की बात हो रही है? तो किसमें है? ख में है, ये 19(1) के ख में है। संविधान में विधि के समक्ष क्षमता का विचार किस देश में संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश से लिया गया है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई की जो बात हो रही है, ये किस में है? तो ये भी क में है, 19 के अ क में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(a) में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया? तो 4 अभिव्यक्तियों का प्रयोग, यानी चार तरह की आपको स्वतंत्रता दी जाएगी 19(1) में, 19(1) के 6 में। वे देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान अनुच्छेद 19(a) का 6 में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो 4 है। देखते हैं कौन कौन है। वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार, इन चारों का जो है उपयोग किया गया है, मेंशन किया गया है। आगे देखेंगे, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। इसमें 22 और 20 में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों डिफरेंस चीज़ें हैं। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सज़ा का प्रावधान किया गया है, इसका उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 20 के 1 में है। यानी कि सज़ा, आपने जो क्राइम किया है वो अभी किया है, ठीक है, और आपको सज़ा उस क्राइम के लिए पहले नहीं दी जाएगी। मान लीजिए उस जो भी आपने क्राइम किया है, आज के समय में उसकी सज़ा है 6 महीने की जेल और पहले थी 1 साल की जेल, तो आपको 6 महीने की जेल दी जाएगी क्योंकि अपराध आपने अभी किया है। ठीक है, जब आपने अपराध किया है, साबित हुआ है, तभी आपको जो सज़ा है वो दी जाएगी। साबित वाला भी फैक्ट होता है, जैसे आपने 6 साल पहले किया लेकिन साबित तो अब हुआ, तो अभी जगह साबित हुआ तभी उसी के हिसाब से क्या है आपको सज़ा दी जाएगी। ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में। चलिए आगे देखेंगे, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, आर्टिकल 20 के बारे में एक बात और बता दूं, ये दोष सिद्धि क्या है ना, दोष सिद्धि में मतलब आपको आप ही के लिए गवाही देने के लिए नहीं उकसाया जा सकता है। ठीक है, होता है ना पुलिस स्टेशन में मारपीट करके क्या किया जाता है, साइन करवा दिया जाता है कि आपने ही आपने किया है। तो आप अपने क्राइम के लिए खुद जो है वो गवाह नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, फोर्सफुली भी किया जा सकता है, किसी से भी कोई दुश्मनी में किसी को डाल देगा और क्या होगा, उसी से मारपीट करवा के मतलब पैसे वगैरह खिला के मारपीट करने के बाद क्या कर सकता है कि वो लिखवा देगा। तो वो अगर मानने लग जाए तो ऐसे तो आधी आबादी जो है वो साफ़ हो जाएगी इंडिया की, क्योंकि हर घर में एक दुश्मन है एक दूसरे का। तो पड़ोसियाँ क्या करेंगे, एक दूसरे में इल्ज़ाम लगा के सब जो है जेल में डाल देंगे एक दूसरे को, ये हो जाएगा। तो इसीलिए आप जो है वो खुद के लिए गवाही नहीं दे सकते हैं। मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, कितनी बारीकियों से हमारे जो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने कितनी बारीकियों से हर एक चीज़ों को ध्यान में रखा है ना।
मतलब अप्रिशिएट करनी चाहिए उनके थिंकिंग को, कितनी अच्छी थिंकिंग थी वो लोग की, और कितनी मेहनत से उन्होंने हमारे लिए संविधान दिया, जिससे हम आज अपने मतलब एक लाइफ जो है वो अच्छी तरीके से जी सकते हैं। अभी यूपीपीसीएस का भी पेपर जो है लीक हुआ था, उसके लिए बच्चे धरना दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सारे किसके, क्योंकि हमारा राइट है, हम लोग पीसफुल असेंबली कर रहे हैं, अभी पढ़ा ना हमने, तो पीसफुल असेंबली करें तभी तो हम लोग वो धरना पे दे सकते हैं, अपना राइट के लिए लड़ रहे हैं हम लोग कि हमें री एग्ज़ाम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर री एग्ज़ाम नहीं होगा तो जो डिज़र्विंग बच्चे हैं वो तो बाहर हो जाएंगे, और ये वैकेंसी है, फिर साल बर्बाद हो जाएगा, किसी का आखिरी साल हो सकता है, किसी ने कितनी मेहनत की होगी इस चीज़ के लिए। तो सब बच्चे अभी क्या करें, प्रोटेस्ट करें। और देखिए उन लोगों का 17 मार्च को भी एग्ज़ाम है, वो लोग को कितनी दुविधा है उन लोगों के लिए, मतलब एक स्टूडेंट के लिए कितनी प्रॉब्लम है। तो ये हम लोग किस लिए कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास राइट है। अगर राइट नहीं होता तो क्या होता, लीक होता तो होता, तो ये फिर अन्याय हो जाता ना सबके साथ। चलिए मुद्दे से नहीं भटकते हैं, आगे देखेंगे। आर्टिकल 20 बहुत इंटरेस्टिंग है। देखें किस अनुच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। क्या है? आर्टिकल 22। अगर आपने मर्डर कर दिया तो आपको एक ही बार सजा मिलेगी, ठीक है। चाहे आपने 4 मर्डर किए हो तो सज़ा एक ही मिलेगी ना, आपको 4 बार तो फांसी में नहीं लटकाया जाएगा, 4 बार उम्र कैद की सज़ा तो नहीं दी जाएगी, एक ही बार दी जाएगी। आपने अगर 1 लाख की चोरी की है तो भी आपको वही सज़ा मिलेगी, अगर आपने 10 लाख की चोरी की है तो भी वही मिलेगी। ऐसा नहीं कि 10 बार 10 लाख के लिए अलग अलग सज़ा मिलेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वही आर्टिकल 23 है ना, मैंने बताया था इसका ब्रॉडर पार्ट है, ये ऊपर जो बताया था। एक सेकेंड, दोषसिद्धि में क्या था, इसमें आर्टिकल 20 लिखा था, इसमें क्या इसका पूरा दे दिया, आर्टिकल 20 का 3, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वही चीज़ है, इसमें खाली आर्टिकल दे दिया है, उसमें इसका सब पार्ट भी दे दिया है, आर्टिकल 23 दे दिया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी घोषित होती है, किससे वार होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है के आधार पर अगर घोषित हुआ तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु 20 और 21 को नहीं किया जा सकता। यानी आपका जो आर्टिकल 20 है और 21 है उसको क्या किया जाएगा, स्थगित नहीं किया जाएगा। 21 मतलब जीने का अधिकार, अगर युद्ध है तो भी आपको जीने का तो अधिकार है, और आर्टिकल 20 ये नहीं कि युद्ध हो तो आप लोग को उठा के डाल दिया जाए जेल में किसी भी वजह से। तो इसीलिए इन चीज़ों को क्या रखा गया है, नेशनल इमरजेंसी में भी ये राइट जो है वो आपको छीने नहीं जा सकते हैं आप लोगों से। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध का कहाँ मिलता है, यानी निलंबन आर्टिकल, जो निलंबन मतलब डिसमिस किया जाएगा किसमें, तो आर्टिकल 358 और 359 में है, ठीक है। 358 और 359 में है। आर्टिकल 358 किसके निलंबन की बात करता है, तो 19, जब भी आपातकाल लगेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो ऑटोमेटिकली आर्टिकल 19 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, किसके तहत, आर्टिकल 358 के तहत। और 359 क्या कहता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के अन्य सारे मूल अधिकार जो है वो ख़त्म किए। जब भी वार होता है तो सबसे पहले बोलने का अधिकार को बंद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मतलब ऑटोमेटिक है, ये इधर इधर जैसे क्या बोलते हैं, इधर इमरजेंसी लगी, इधर आपका आर्टिकल 19 जो है वो डिसमिस हो गया, ठीक है। आप कहीं भी उस चीज़ को आप एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच जो है वो ख़त्म हो जाती है जब तक इमरजेंसी रहेगी। उसके बाद 359 ये कहता है कि 20 और 21 को छोड़ के सारे मूल अधिकार जो है वो आपके डिसमिस हो जाते हैं टिल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, तो 20 21 ये किस में कह रहा है, तो आर्टिकल 359। देखिए कितनी सारी बातें पता लग रही है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता, यही है ना आर्टिकल 20 21, इसको वर्ड्स में दे दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है ये, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी सिर्फ इंडियन सिटीजन को जो प्राप्त है उसके बारे में बात हो रही है। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 4 बार याद करेंगे ना तो याद हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अलाउड है और किसी को नहीं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसका। चलिए बस ये, इसके बाद जो है वो चाहे वो एलियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, सबको है, ठीक है। लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, उसके अलावा किसी को नहीं है। आगे देखेंगे हम लोग।
भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? ठीक है, मतलब ऐसे है कि इसमें कुछ लिमिट नहीं रखी गई है। तो कौन से? 14, 17, 18, 20 और 24। ये सब ना बहुत नए नए फैक्ट है, तो आप लोग याद करके इसको लिख लेंगे। क्या है? मतलब सीमा नहीं तय की गई है कि यहीं तक लिमिटेड रखे रहेगा। वो कौन सा है? 14, 17, 18, 20 और 24। मतलब इसमें नए नए चेंजेस लाए जा सकते हैं और कहीं इसमें क्लियरली मेंशन नहीं किया गया संविधान में। ठीक है, 4-5 बात देखेंगे। 14, 17, 18, 20 और 24। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें प्रवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, इसमें क्या है कि आपको लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो इसमें आपको कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्टिकल है 14, 19 और 21। ठीक है, जो इसमें नहीं है वो इसमें आ गए। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी सीमा का, देखिए दोनों में फ़र्क है, सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। और इसमें क्या है कि विधि बनाने की आवश्यकता नहीं है। 14, 19, 21 में लॉ बनाने की आवश्यकता नहीं है पार्लियामेंट को। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 21 में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21। अब 21 का कौन सा पार्ट है ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। 21 का कौन सा पार्ट है? बहुत फेमस केस है इससे रिलेटेड, दैहिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ठीक है, ये कब का है? 1971 का है, 1978 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें किस अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है? तो कौन सा है? 19(1)D और 21। ठीक है, 19(1) का D और साथ में 21 दोनों को मिला के क्या होता है? एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। आगे देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण करता है? यानी जो होता है ना, 18 साल के ऊपर के लोग भाग के शादी कर लेते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन देती है। तो क्यों देती है पुलिस प्रोटेक्शन? क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत ये क्या है? एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, वो किसी से भी शादी कर सकता है। अगर ऑनर किलिंग की जाती है इस मामले में, तो पुलिस जो है उसको सज़ा देती है जिन्होंने ऑनर किलिंग करी है। और साथ ही उन लोगों को प्रोटेक्शन देना ये क्योंकि फंडामेंटल राइट है इसीलिए दिया जाता है ना। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। इसमें हमने पेज नंबर 29 तक मैंने कराया है। कल हम करेंगे 30 नंबर से, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा लंबी वीडियो बोरिंग लगती है देखने में, बच्चे ज़्यादा रिस्पांस देते नहीं है बड़ी वीडियो में। तो हम लोग छोटे छोटे वीडियो रखेंगे और डेली एक दो पेज करके करेंगे, ताकि हमारा धीरे धीरे स्लो एंड स्टीडी विन द रेस होता है ना, धीरे धीरे चलेंगे और उसको क्या करेंगे, आगे तक पहुंचाएंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग के पास भी, आप लोग भी अपना टाइम टेबल फॉलो करते होंगे, जिससे इन वीडियो की वजह से हो सकता है आप लोग का टाइम टेबल डिस्टर्ब हो। तो आप लोग जो पढ़ाई करें वो कीजिए और साथ के साथ ये वीडियो देखिए, इससे आपका रिवीजन होगा। और नेक्स्ट जो जीएस के वन लाइनर है, आप लोग कौन सा वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉलिटी के साथ साथ आप कौन सा वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट? ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दोनों को क्या करेंगे, पैरेलल ही चला देंगे दोनों वीडियो को। तो ये बताइएगा तभी हो पाएगा। बाकी पॉलिटी अभी चलेगा, उसके बाद फिर ख़त्म होगा तब करेंगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल करेंगे हम लोग करंट अफेयर, और हो सकेगा तो मैं ये भी करा दूँगी और करंट भी करा दूँगी दोनों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।